नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शुक्ला हिंदी ला नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार और स्वागत करता हूं। पिछले के वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ एक पार्ट के बारे में जानकारी दी थी। चैप्टर 1 में हमने आपको धारा 1 से लेकर 5 के बारे जानकारी दी थी और चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने आपको धारा 6 से लेकर 15 तक की जानकारी दी थी। तो आप लोगों को अगर वो दोबारा देखना हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसकी जानकारी दोबारा ले सकते हैं। और आपको कैसा वीडियो लगा पिछला, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को धारा 16 से लेकर धारा 25 के बारे में आगे के बताएंगे। और चैप्टर 2 अभी और भी चलेंगे कई पार्ट्स में, क्योंकि लगभग धारा 52 तक हमें जाना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता चैप्टर 2 पार्ट 2 सेक्शन 16 से 25। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या है कि मैंने पहले ही बताया है कि चैप्टर 2 में सारे डेफिनेशन और व्याख्या की गई है कि जो शब्द या शब्दावलियाँ जो यूज हुई हैं, जिनका प्रयोग हुआ है आईपीसी में, उनकी किस तरह से व्याख्यायित किया जाए। तो सेक्शन 16 में है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा क्या होगी। तो इसको जो विधि अनुकूल आदेश 1937 के द्वारा निश्चित कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। तो इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 17 पे, यानी धारा 17 पे। इसमें गवर्नमेंट यानी सरकार की व्याख्या क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 17 के अनुसार सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। सामान्य शब्दों में तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो हमारा केंद्र में जो सरकार होती है उसे हम गवर्नमेंट के नाम से परिभाषित करेंगे इस आईपीसी में। जहाँ कहीं भी अगर गवर्नमेंट यूज होगा तो उसको या तो हम केंद्रीय सरकार के रूप में देख सकते हैं या फिर राज्य सरकार, जो अन्य राज्य हैं हमारे या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राज्य सरकारों के बारे में घोषित किया जा सकता है गवर्नमेंट को। उसके बाद हम सेक्शन 18 को देखेंगे। सेक्शन 18 में भारत यानी कि इंडिया को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर ध्यान देने योग्य है। पहले हम लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 के अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। देखिए अब यहाँ पर हम इंडिया का कोई डेफिनेशन नहीं दे रहे, बल्कि आईपीसी में जहाँ कहीं भी इंडिया का प्रयोग किया गया है वहाँ पर इंडिया को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय बाकी पूरे भूभाग जो जम्मू का भारतीय गणतंत्र का है उसको समझा जाए। लेकिन फिर एक बार बताना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जम्मू कश्मीर जो शब्द था, ये धारा 370 के हटने के बाद ये शब्द भी हट गया है। अब भारत को पूरे भूभाग क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, ना कि जम्मू कश्मीर को हटाकर। ठीक है, आपका सेक्शन 18 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 में बात की गई है न्यायाधीश या जज, यानी कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता में जहाँ जहाँ भी न्यायाधीश या जज की बात की गई है या शब्द प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ किस रूप में लिया जाए। तो द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, or definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of person, which body of person is empowered by law to give such a judgment। यानी कि न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है,
यानी कि ये इतनी लाइन को हम देखते हैं। इसका मतलब होता है कि हम केवल उन्हीं को न्यायाधीश नहीं बोलेंगे जो केवल न्यायाधीश के पद पर स्थापित किए गए हैं, यानी कि जिनका चयन न्यायाधीश के पद पर हुआ है, बल्कि किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है, उस हर व्यक्ति को भी न्यायाधीश बोला जाएगा जो किसी कानूनी कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो, आपराधिक हो, या अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी कि हमारे संविधान, हमारे कानून के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कि वो इन निर्णय को देने के लायक है या काबिल माना जाता है, उसे न्यायाधीश के रूप में जाना जाएगा। जैसे हम देखते होंगे जब कैपिटल पनिशमेंट किसी को दिया जाता है तो उससे छूट पाने के लिए वो व्यक्ति अपील करता है। जब सारे न्यायालय से उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है तो वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपील करता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी एक तरह से न्यायाधीश के रूप में देखा जा सकता है। तो ये इस तरह से न्यायाधीश वो हर व्यक्ति है जिसको विधि द्वारा शक्ति प्रदान हो कि वह किसी भी अपराध के लिए या किसी भी जो कानूनी कार्रवाई है उसके अंतिम निर्णय देने के योग्य माना गया हो। इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में क्या है? कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने अभी हम लोगों ने 19 में न्यायाधीश के बारे में जाना, अब हम लोग न्यायालय जानेंगे कि न्यायालय किन्हें कहा जाएगा। तो द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशरी अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस which is empowered by law to act judicially as a body when such judges or body of judges is acting judicially। यानी न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसके अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है कि न्यायालय उससे माना जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए जज का जो हमने परिभाषा दिया उसके आधार पर जो जज है वो, या फिर जजों का एक समूह, जैसे बेंचेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनको ही न्यायालय के रूप में भी जाना जाएगा। या जिन भी व्यक्तियों को हम जज के रूप में विधि द्वारा मान्यता देते हैं उनको या उनके समूह को हम न्यायालय के रूप में जान सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे सेक्शन 21। देखिए सेक्शन 21 बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत सारे डेफिनीशन हैं। तो सेक्शन 21 है पब्लिक सर्वेंट या फिर लोक सेवक। यानी कि अगर आईपीसी में जहाँ जहाँ पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक शब्द प्रयोग हुआ है उसको किस रूप में देखा जाए, तो वो द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एतस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णनों में से किसी भी एक में आता है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको लोक सेवक के रूप में जाना जा सकता है। शुरुआत हम करते हैं। पहला, कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जो आयुक्त अधिकारी, ये कमीशन्ड ऑफिसर एक अलग जो हायर रैंक होता है उनको माना जाता है, उनको हम लोक सेवक के रूप में जानते हैं। उसके बाद दूसरा, फिर वही लोक सेवक में ही सेकेंड पार्ट है कि एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by the law to discharge whether by himself or as a member of any body of person any adjudicatory functions। मतलब हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं अधिनिर्णयी कर्तव्यों या का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसको विधि द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान हो जो जज के अनुरूप, जज के अनुसार या जज के रूप में कोई निर्णय लेने का अधिकारी हो। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, फिर वही लोक सेवक का ही अगला चरण है ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग ए लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर whose duty is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property
or to execute any judicial process or to administrate any oath or to interpret or to preserve order in the court or every person especially authorized by a court of justice to perform any such duty। यानी कि किसी न्यायालय में वो हर अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, या फिर जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्य हो कि वह विधि तथा तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे। यानी कि कोर्ट के जो मेन फीचर्स कार्य होते हैं उन कार्यों को करने वाला हर व्यक्ति लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिर हम सेक्शन 21 की ही बात करेंगे। सेक्शन 21 के अंतर्गत लोक सेवक अगला चरण, एवरी जूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असाइनिंग, असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। यानी किसी न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, आकलन करने वाला या पंचायत का सदस्य। देखिए, जूरी सदस्य को अगर हम डिफाइन करें तो पहले कुछ ऐसे सिस्टम होते थे जहाँ पर कुछ ज्यूरी मेंबर होते थे, कोर्ट में कार्रवाई होती थी और वो ज्यूरी मेंबर अपने जो उसको कार्रवाई देखने के उपरांत अपने कुछ विचार प्रदान करते थे कि उसको किस रूप में अपराध को या कोई भी केस को देखा जाए। तो वो जूरी सदस्य आज भी हैं, कुछ कमेटियाँ बनती हैं या फिर कुछ जो समुदाय बनाए जाते हैं उनके आधार पर, या फिर पंचायत का सदस्य हो, उन सबको लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। जैसे अभी भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें हम कमेटी गठित हो जाती है तो वो जूरी सदस्य के रूप में ही जाने जाएंगे। इसके बाद एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी काज और मैटर हैज़ बीन रिफर्ड फॉर डिसीजन रिपोर्ट बाई एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाई एनी अदर कम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। यानी हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निर्णय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। जैसे अभी आप देखिए, जल्दी ही कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई गई है, तो जो कमेटी उन्होंने बनाई सदस्यों वाली, उस कमेटी के सदस्यों को भी लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा। जैसे कभी कभी किसी मंत्रालय द्वारा भी कमेटी बनाई जाती है या फिर किसी संस्था द्वारा कमेटी जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है उसके द्वारा बनाई गई कमेटी, तो उन कमेटी के सदस्यों को भी लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। वो बाद में रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं, लेकिन उसको हम जजमेंट नहीं जानते हैं, जजमेंट बाद में न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे अभी भी सेक्शन 21 लोक सेवक के ही परिभाषा में, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाई वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को कारावास में करने या रखने के लिए सशक्त हो, यानी जिनको ये अधिकार, ये शक्तियाँ प्रदान हो कि वो किसी व्यक्ति को कुछ नियमों के तहत कारावास में रखने या कारावास का ग्रहण प्रदान करने के लिए उसको अधिकार प्राप्त हो, उन सबको लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। फिर उसके बाद एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, अब यहाँ पे द गवर्नमेंट जो है ये आप फिर दोबारा वही गवर्नमेंट की परिभाषा के तहत जानेंगे। तो हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस और ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। यानी सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य कि अपराधों का निवारण करे। अपराधों का निवारण का मतलब है जैसे कुछ ऐसे पोस्ट हैं, पुलिस में हैं और इसके आपके न्यायालय में हैं, या फिर अपराधों की सूचना दें, या फिर जैसे कुछ खुफिया विभाग या ऐसे हैं, या अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करें, ये भी पुलिस अधिकारी और उन सबसे रिलेटेड हैं, या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की संरक्षा करें। यानी कि जो भारत सरकार के अधिकारी जो इन सभी स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा, इसमें सारे पब्लिक सर्वेंट आ जाते हैं लगभग, वो उन सबको शामिल किया गया है। फिर उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 21 अभी दोबारा ही, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट or to execute any revenue process or the investigator
or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के अतिक्रमण को रोके। अब देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रार, तहसीलदार, ये सारे कोई जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में सरकार के धन संरक्षा, उसके राजस्व, उसकी इन सब चीज़ों का मूल्यांकन, इनका अन्वेषण या इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या इनकी संरक्षा करता है, वो सारे कोई लोक सेवक के अंतर्गत माने जाएंगे। इसके बाद हम अभी भी है सेक्शन 21 जो पब्लिक सर्वेंट। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट। ये शायद हम दोबारा वही पढ़ रहे हैं, तो इसके आगे बढ़ेंगे सेक्शन 21 में ही। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। देखिए इसको सामान्य शब्दों में जाने, हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करे हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए रखे या पुनरीक्षित करने का लिए, या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। देखिए अब यहाँ पर हम किसी बात करें निर्वाचन अधिकारी की। निर्वाचन अधिकारी और उसके अंतर्गत काम करने वाले सभी लोग। और निर्वाचन अधिकारी जो जिला का होता है वो डीएम होता है, राज्यों का राज्य निर्वाचन अधिकारी, और एक केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी, और उसके अंतर्गत काम करने वाले सारे इलेक्शन कमीशन के लोग, उनको लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद हम आएंगे लोक सेवक का भी और है हर व्यक्ति। देखिए अब यहाँ पर एनी पर्सन हु सरकार की सेवा या वेतन में हो, ठीक है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। यानी गवर्नमेंट ने अगर किसी को रेगुलर बेसिस पर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, किसी भी रूप में उसको अपने किसी कार्य के लिए रखा हो तो वो व्यक्ति लोक सेवक होगा। स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र या प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। यानी कि यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी निगम, कमीशन, कमेटी जो कुछ भी है, उन सब के अधिकारी, प्राधिकारी और उसके सेवक वो सारे लोक सेवक के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद अब सेक्शन 22 में आएगा। यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति के बारे में बताया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन except land and thing attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 22 के अनुसार चल संपत्ति शब्दों से यह ऐसे आशायित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी हों इसके अंतर्गत नहीं आती। यानी कि देखिए चल संपत्ति को क्या बताया गया है कि जो जमीन से जुड़ी, लैंड से जुड़ी, भूमि से जुड़ी हों उन्हें नहीं जोड़ के बाकी सारी मूर्त संपत्ति। लेकिन अभी यहाँ मूर्त संपत्ति को भी जानना जरूरी है। देखिए प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक कॉर्पोरियल होता है, एक नॉन कॉर्पोरियल होता है। कॉर्पोरियल का मतलब होता है जो दृश्यमान हो, जैसे वो प्रॉपर्टीज जिनका कुछ मूल्यांकन हो, जो रजिस्टर्ड हो और वो दृश्यमान हो। जैसे एक हमारा वो होता है इनोवेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी है। और ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों में नहीं आती है, ना तो ये भूखंड है, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी जो भूमि ना होकर बल्कि मूर्त रूप में हो
लेकिन अमूर्त रूप में नहीं हो, उन्हें हम मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में जानेंगे। इसके बाद आगे आएंगे सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में क्या है, रॉन्गफुल गेन, यानी गलत तरीके से कोई लाभ और उसकी हानि दोनों के बारे में डिफाइन किया गया। रॉन्गफुल गेन क्या है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। सामान्य शब्दों में देखें तो कि कोई भी तरह का लाभ जो विधि विरुद्ध हो, जो कोई व्यक्ति वो लाभ प्राप्त कर रहा है वो उसके वैधानिक रूप से उसके हकदार ना हो, ये रॉन्गफुल गेन हो गया, यानी सदोष अभिलाभ हो गया। फिर रॉन्गफुल लॉस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो विधि विरुद्ध या उसके साधनों के विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई संपत्ति को हानि पहुंचाता है, तो उस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार भी ना हो, तो ये रॉन्गफुल लॉस हो गया। फिर लूजिंग रॉन्गफुली, यानी कि एक व्यक्ति जिसने सदोष लाभ रखता है और उसको अर्जित भी करता है, लेकिन बाद में उसको, यानी कि जो उसने रॉन्गफुल गेन किया था और उसको वंचित कर दिया जाता है, तो जो वंचित कर दिया जाता है वो लूजिंग रॉन्गफुली के रूप में देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 का मतलब होता है डिसऑनेस्टली, यानी बेईमानी करना। बेईमानी करने को कैसे डिफाइन किया गया है, हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुली गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लूज टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग्स डिसऑनेस्टली। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से वो जो आप रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस था उसको यहाँ पर डिफाइन किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है, यानी कि इलीगल तरीके से अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको इतने का लाभ कराएंगे, या फिर इलीगल तरीके से वो कोई कार्य करता है जिससे आपको इतने रुपए का हानि हो या किसी चीज़ की हानि होती है, तो वो क्या होगा, बेईमानी या डिसऑनेस्टी के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 24 में यही बताया गया। उसके बाद सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली, यानी कपट करना। ऊपर बेईमानी हो गया, अब कपट के बारे में। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है और उसे कपटपूर्वक कृत्य कहा जाता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर किसी के मन में पहले से ही है कि इसके साथ ऐसा करके हम इसके साथ छल कर सकते हैं, तो उसको फ्रॉडुलेंटली के रूप में जाना जाएगा। तो आज हमने फिर सेक्शन 16 से 25 के बारे में जाना, तो आगे के भी चैप्टर 2 के बारे में भी आगे भी चलेंगे वीडियोस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, और बाकी लोगों को भी बताएं हमारे वीडियोस के बारे में। धन्यवाद।